हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में आपको वो पेपर प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो आपके और आपके एमटीएस के बीच में जो बाधा बने थे साथियों, वो प्रश्न आज की सेशन में आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, जिसमें आपके साथ हम पूरा पेपर, वो भी एमटीएस पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जितने भाइयों का एग्जाम आज साथियों और आने वाले शिफ्टों में है, तो उनके लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से साथियों एमटीएस आपका पेपर बना रहा है और जिस तरह साथियों आने वाला है, बिल्कुल वैसा पेपर आज की सेशन में हम लोग हल करने वाले हैं। तो साथियों इसमें हम लोग जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के टोटल नंबर आप क्वेश्चन 72 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका एमटीएस का सेशन पहला होता है, यानी मैथ रीजनिंग होता है, जिस तरह से एमटीएस का पेपर बन रहा है साथियों, और आज जिस तरह साथियों शिफ्ट पहला में आपका प्रश्न आएगा, बिल्कुल ऐसा आने वाला है। तो यदि आपने ये सेशन हल कर लिया तो आपको साथियों सिलेक्शन से, यानी आपका जो डर है साथियों, वो खत्म होने वाला और आप एक सीट कंफर्म करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक सीट कंफर्म करते हैं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हम डेली आपको सुबह 8 बजे क्लास प्रोवाइड करते हैं और दोपहर के 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। आज साथियों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस होने वाला है, याद रखेंगे। तो आज के शिफ्ट का जैसा प्रश्न प्लस आपका संभावित प्रश्न होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक नई सीट के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज साथियों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो साथियों किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे साथियों आर रवि कन्नन को। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर साथियों किसने करवाया था निर्माण? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप साथियों सारे सवाल अपने मनोमस्तिष्क में एकदम अच्छे से बैठा लेंगे साथियों, जितनी भाइयों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1951 में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? तो पूंजी का संग्रहण साथियों पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे साथी जॉन रॉबिन्सन है। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो साथियों हर शिफ्ट में, यानी 6 शिफ्ट अभी तक आपका एमटीएस का पेपर हुआ है और हर शिफ्ट में साथियों रासायनिक सूत्र आपके पेपर में सवाल पूछ रहा है। तो वॉशिंग सोडा का साथियों सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? तो साथियों जो थाल घाट और भोर घाट है, ये किस तट पर स्थित है? तो याद रखिए कुंकण के तट पर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन सी यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, दिवासो नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दिवासो साथियों ये नामक जनजातीय पर्व है जो कि पारंपरिक रूप से ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफी अच्छे समझ में आएंगे और साथियों लास्ट के जो आप रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन है उसको तो हल करके जाएंगे साथियों। आपके पेपर में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाले, पूरा पेपर का साथियों पैटर्न आपको हम बताने वाले हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगति वाद्य मंडोलिन से जुड़ी हुई है? तो बताइए साथियों कौन सी शख्सियत संगति वाद्य मंडोलिन से जुड़ी है? तो साथियों यू आपका श्रीनिवास। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? याद रखेंगे साथियों कुचिपुड़ी के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? तो साथियों इनमें से किसका संबंध तबला से नहीं है? तो याद रखेंगे साथियों शकूर खान का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। शकूर खान साथियों याद रखिए ये किराना घराने से संबंधित रखते थे। आपके पेपर में हर शिफ्ट में पूछ रहा है ना घराने से संबंधित, तो यदि पूछा कि शकूर खान किस घराने से संबंधित रखते थे तो किराना घराने से। और साथियों इन्हें पद्मश्री भी मिला है। कब मिला है पद्मश्री? तो दोस्त याद रखेंगे 1973 में इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री भी इन्हें मिला है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विदुषी सरल रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? तो साथियों जो विदुषी सरल रानी है ये किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? तो साथियों आज का पेपर आपके लिए मैंने इतना ईमानदारी से तैयार किया ना, जैसा कि पेपर बन रहा है साथियों। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले जो सरोद है साथियों, ये आपका विदुषी सरल रानी है, ये भारत की पहली महिला सरोद वादक हैं, याद रखेंगे साथियों। और ये 2000 में साथियों इनमें पद्म भूषण भी इन्हें मिला है। याद आपके पेपर पूछा कि भारत की पहली महिला सरोद वादक कौन है, तो वो भी साथियों विदुषी सरल रानी है, जो कि इन्हें 2000 में पद्म भूषण भी इन्हें क्या मिला है? नवाजा गया इन्हें। देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 12। नाहिदी सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो साथियों याद रखिए कथक के लिए जानी जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको साथियों नाहिद सिद्दीकी को नाम याद रखना है और साथियों ये किस नृत्य शैली से के लिए संबंधित है या जानी जाती है? तो कथक। आपको इतना चीज याद रखना है, याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संस्थापक थे? तो साथियों अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये किस घराने के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा साथियों किराना घराने से। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। सर्वेक्षण ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो सर्वेक्षण ओरिजिनल स्कोर के लिए जो साथियों ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे वो थे साथियों ए.आर. रहमान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एसएससी का इस टाइप का सवाल फेवरेट रहता है, तो याद रखेंगे ए.आर. रहमान आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आपका 15। पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो साथ ही पद्मश्री सम्मानित शोभना चंद्र कुमार ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो साथ ही याद रखिएगा भरतनाट्यम की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बी हेरबंथ नाथन जिन्हें 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, वह कौन से नर्तक थे साथी? बताएंगे सभी साथी। तो याद रखेंगे भरतनाट्यम के मतलब क्या थे? वो नर्तक थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। बी हिरंबनाथन जिन्हें साथियों 2023 में क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, वो साथियों भरतनाट्यम के एक नर्तक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू बिनयाक्रम एक कौन से वादक हैं? तो साथी याद रखेंगे घटम के वादक हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त देखिए दोस्तों आपका एक ही लाइक साथियों हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए हमें ये दिन रात जो मेहनत आपके लिए करते हैं साथियों, वो केवल आपका एक लाइक साथियों और एक सब्सक्राइब वही साथियों मोटिवेट हमें करता है कि आपके लिए जो कितना साथियों हमसे बन सके, एक भी % ऐसा ना हो कि साथियों हम आपके लिए मेहनत छोड़े। 100% देने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपका प्यार बहुत साथ हमारा बहुत ज़रूरी है साथियों। आपके पेपर के दिनों साथियों और पेपर से आपका जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो साथियों, उसके लिए हम आपके साथ खड़े रहने वाले हैं, याद रखना है साथी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों दौल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा दौल उत्सव असम में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो भटियाली साथियों किस राज्य का लोक संगीत है? तो याद रखिएगा साथियों पश्चिम बंगाल का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई जितने भाइयों का एग्जाम पहला शिफ्ट में सवाल पेपर हो जाएगा, उसके बाद साथियों जो हमारी 12:30 बजे वाली क्लास होगी उसके आधारित पे पेपर होने वाला है। याद रखें तो सभी दोस्त 12:30 बजे वाली लाइव क्लास में जरूर जुड़ेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सचिन तेंदुलकर अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो साथियों याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पदार्पण किस वर्ष किया था? तो साथियों यहाँ से आपके पेपर में सवाल बन रहा है क्रिकेट से। तो भारत ने जो अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण साथियों वो किस वर्ष किया था? तो साथियों 1974 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यहीं पे साथियों जो 1974 में अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था साथियों, वो भी पुरुष वनडे क्रिकेट में। किसकी कप्तानी में? तो अजीत वाडेकर की कप्तानी में। याद रखेंगे साथियों, किसकी कप्तानी पूछ सकता है कि किसकी कप्तानी में? तो अजीत वाडेकर की कप्तानी में। वो भी साथियों किसके खिलाफ खेला था? तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था साथियों। और किस मैदान में खेला था और किस जगह? तो इंग्लैंड में ही लीड्स के मैदान में खेला था। याद रखिए, जो भारत ने अपना एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट मैच में पदार्पण किया था 1974 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी इंग्लैंड के पिच आपका लीड्स में। और साथियों यदि आपके पेपर में पूछा कि पहला वनडे मैच किस किस देश के बीच में खेला गया था, तो साथियों याद रखेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला गया था। पहला वनडे मैच हुआ था और कहां पर? एमसीजी साथियों। एमसीजी कहां पे? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इतना बात आप याद रखेंगे साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 22। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? आपके पेपर में सवाल ऐसे सवाल पूछता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस अफ्रीकी नेता का ये आत्मकथा है? अफ्रीकी नेता का। तो अफ्रीकी नेता काफ़ी फेमस हुए थे जो कि साथियों नेल्सन मंडेला जी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमूवेबल फिस्ट के लेखक है? तो साथियों इनमें से कौन अमूवेबल फिस्ट के लेखक हैं? तो साथी याद रखेंगे अर्नेस्ट हेमिंगो है। ऑप्शन ए मेरे भाई आपका बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 24। मेगुतु मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? तो साथियों जो मेगुती मंदिर है ये वर्तमान राज्य में, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? हर पेपर में साथियों आपके मंत्रालय से सवाल बन रहा है। तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो मेरे भाई आपका गृह मंत्रालय के। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 26। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो साथी आपका भाग 20 के अंदर है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 27। चरबा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो साथियों जो चरबा है ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मेरे भाई हिमाचल प्रदेश का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये आप मनोमस्तिष्क में बैठा लेंगे। चरबा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो एचपी का, हिमाचल प्रदेश का है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से साथियों याद रखेंगे जाना जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद होंगे, क्योंकि बिल्कुल आराम साथियों आपके ही भाषा में एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों हमारा इस बार साथियों सिलेक्शन का ही एक मोटिव है और हमें एक बार इस बार एमटीएस में कन्फर्म करना है सीट। याद रखें असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो साथी याद रखेंगे शंकर देव को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी, तो किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी साथियों राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया था 2005 में, 2005 में। ऑप्शन यहाँ से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 31। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष में पैसा निकाल सकती है? तो किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो साथियों विनियोग विधेयक के बिना। याद रखेंगे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 6 होती है साथी। ऑप्शन देखिए सी क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? जो साथी राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक था याद रखिए गोल्डन ईगल था साथी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34।
भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो साथ ही आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि टाइम पीरियड कब से कब तक थी। वैसे तो पहली पंचवर्षीय योजना से तो 1951 से लेकर 56 के बीच में थी। तो साथ ही आपको दूसरा योजना का टाइम पीरियड बताना है। बताइए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था साथियों। तो इसमें केवल क्या करना था, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान करना था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35। और साथ आपके पेपर में ये भी सवाल आ सकता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। जो आपका साथियों नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो साथी ये दिया गया था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और लास्ट साथियों जो पंचवर्षीय योजना थी भारत की वो 12वीं थी, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पुरोगामी नदी है। तो साथ ही इनमें से कौन सी नदी पुरोगामी नदी है। तो मेरे भाई याद रखिए सिंधु नदी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों हम आप सोचते होंगे कि सर हमारे पेपर में तो जीके के 25 ही क्वेश्चन आते, आप इतना क्वेश्चन क्यों करवाते। भाई देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, 25 क्वेश्चन से यदि हम करवाएंगे तो क्वेश्चन पूरा नहीं बन पाता है। इसलिए हम साथियों पूरा टॉपिक आपका कवर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए डेली हम आपको साथियों आपको जो क्लास में क्वेश्चन का लेवल देते हैं वही देते हैं। और साथियों क्वेश्चन का संख्या जो काफ़ी बढ़ा करते हैं। अगर 25 क्वेश्चन कराएंगे तो 25 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा साथी, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए हम आपका अधिक से अधिक सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं तो ये किसके संदर्भ में साथी कर सकते हैं। तो ये केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में। ऑप्शन यहाँ से क्या आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 37। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो साथ ही शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा साथियों, बिल्कुल यही डेटा रहेगा, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है। बताइए साथियों वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है। तो मेरे भाई याद रखेंगे अनुच्छेद 267 के तहत। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान साथियों किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे केरल में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। आप यहाँ से काफ़ी चौंक जाएंगे साथियों, आप नाम सुनेंगे तो सोचेंगे वाह सर इनका भी नाम आया, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो क्रिकेट टेस्ट मैच में बताना आपको 500 विकेट लेने वाले 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम कौन है। तो साथ ही अनिल कुंबले जी हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। लेकिन आपसे ये सवाल हम पूछेंगे साथियों कि अनिल कुंबले जी किस देश के लिए मैच खेलते हैं, यानी क्रिकेट मैच खेलते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। आपको वो वर्ड चूज करना है जो ये साथियों ग्रुप दिया इसको सब्सटीट्यूट करेगा। जैसे दैट कैन बी सीन थ्रू, इसका मतलब साथियों जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, क्या आपका क्या हो जाएगा इनमें से बताएंगे सभी साथी। टोट क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट आप वो इससे बोलते हैं ना, पारदर्शी जिसे बोलते हैं, क्या बोला जाता है, पारदर्शी बोला जाता है। और साथियों आपसे यही पूछता है ओपेक का, ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी होता है। और रिवरबरेंट का मतलब के साथ होता है जो श्रद्धालु जिसा बोला जाता है। और और साथियों इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है। तो साथी याद रखेंगे यहाँ आपका जो कभी थकता न हो, जो कभी थकता न हो उसके मान इंग्लिश को क्या बोलते हैं, इंडिफैटिगेबल बोलते हैं, याद रखिए। लेकिन यहाँ पे दैट कैन बी सीन थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिसके आर पार देखा जा सकता है। ओके दोस्त, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 42। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। यदि साथियों इन सेंटेंस में यदि एरर है तो एरर बताइए, यदि नहीं है तो आप लोग एरर नहीं चूज करते, नो एरर भी कर सकते हैं। जैसे आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग, इसका मतलब मैंने आज सुबह कुछ क्या किए, ब्राउन यानी भूरे चावल खाएं,
मैंने आज सुबह कुछ भूरे चावल खाए। तो हमेशा याद रखिए साथियों, जो ये फ्यू है ना यहाँ पर, जो मेरे पास जो ये फ्यू है ना, इसका प्रयोग हमेशा याद रखिए काउंटेबल जो नाउन है उसके पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। क्या साथियों, ये फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है, याद रखेंगे साथियों। और साथियों मात्रा का बोध कराने के लिए अनकाउंटेबल नाउन, यानी आपका ब्राउन राइस है यहाँ पे साथियों मात्रा का जो बोध कराने के लिए अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका पहले प्रयोग होता है तो अ लिटिल का प्रयोग होता है। क्या साथियों, अ लिटिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अ आपका एट अ फ्यू की जगह क्या हो जाएगा तो अट लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अ एट अ लिटिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है साथियों। जो आपका आई एट अ फ्यू है साथी, आई एट अ फ्यू, इसकी जगह क्या हो जाएगा साथियों, आई एट अ लिटिल होगा मेरे भाई, आई एट अ लिटिल हो जाएगा। तो इनमें साथियों कौन सा एरर हो जाएगा आपका, तो साथी आई एट अ फ्यू हो जाएगा, क्योंकि यदि इसकी जगह आई एट अ लिटिल रहता तो बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। याद रखेंगे साथियों। और फ्यू का प्रयोग आपका काउंटेबल नाउन के जो पहले संख्या का बोध होता है उसको कराने के लिए प्रयोग होता है। और मात्रा का प्रयोग जैसे कि जो भी आपका वर्ड दिया ब्राउन राइस का, इसका अनकाउंटेबल नाउन के लिए पहले किया जाता है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 43। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। अब वो इडियम फ्रेज यानी मुहावरा बताना है। टू हैव एन ईचिंग प्लम, तो साथियों टू हैव एन ईचिंग फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई पैसे के लिए काफ़ी लोभी बन जाता है ना साथियों, पैसे के लिए लोभी होता है ना कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, टू हैव एन ईचिंग पाम बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से आपका टू हैव नो मर्सी दया, टू हैव अर्ज टू स्लैप, टू गेन स्ट्रेंथ, टू बी ग्रीडी फॉर मनी हो जाएगा। तो क्या मेरे भाई, टू बी ग्रीडी मनी हो जाएगा। तो इसका मतलब पैसे का लालची होना यहाँ हो जाएगा। जैसे टू हैव एन इचिंग प्लान है, पाम है, तो पैसे के लिए लोभी होना, तो उसी तरह तो क्या हो जाएगा, पैसे का लालची होना क्या हो जाएगा, टू बी ग्रीडी फॉर मनी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 44। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपका सब्ट्रैक्टेड का साथियों अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है। तो सब्ट्रैक्टेड मतलब घटाया हुआ हो जाएगा, और सेपरेटेड जैसे आपका ऑप्शन देर अलग हो जाएगा। एडजंक्ट का मतलब क्या होता है साथियों, यही आपका सहायक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, रिकैप मतलब क्या होता है साथी, आपका एक प्रकार संक्षिप्त होता है, याद रखेंगे। तो सब्ट्रैक्टेड का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एडजंक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्लिसिट का मतलब बताइए, बिल्कुल सेम वर्ड बताना आपको साथियों। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साथियों, मतलब कि स्पष्ट, समझने में कोई चीज़ सरल हो, उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो बताइए राइट ऑप्शन। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि एक्सप्लिसिट कोई स्पष्ट बताइए, समझाने में सरल बताइए, तो क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा साथियों। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। जैसे कि स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है साथियों, आपका बिल्कुल विशिष्ट होता है। याद रखिए, यही आपसे हम साथी पूछ दे कि एक्सप्लिसिट का एंटोनिम बताइए, तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम साथियों नेबुलस होता है। क्या होता है, एक्सप्लिसिट का एंटोनिम क्या होता है, नेबुलस होता है। नेबुलस मतलब अस्पष्ट होता है। जैसे एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट होता है, समझने में सरल होता है, तो इसी तरह नेबुलस का मतलब अस्पष्ट, जो समझ में ना आए। याद रखेंगे सभी साथी। और मेरे भाई यहाँ पे आपको वोग्यू दिया है ना, वोग्यू का मतलब किसी बात के लिए प्रचलन या फैशन के लिए होता है, किसी बात के लिए प्रचलन या फैशन होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं दोस्त 40 देखिए 6। चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। अब आपको साथ वो सेंटेंस चूज करना है मेरे भाई जो कि स्पेलिंग न एरर हो, नो स्पेलिंग एरर यहाँ बताना है। चलिए दोस्त अब देखते हैं आपकी कितनी मनोमस्तिष्क तगड़ी है और आपकी कितनी आँख साथी तेज है कि आपको यदि पेपर में इस तरह का सवाल मिल जाए तो आप लोग क्या हल करेंगे, नो स्पेलिंग वाला वर्ड। जैसे दे कंप्लीटली रेली ऑन योर एक्सेसरीज, इसका मतलब क्या दोस्त, वे पूरी तरह से आपकी एक्सेसरी पर निर्भर है, वे पूरी तरह आपके एक्सेसरी पर निर्भर है। तो साथ ही यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन इनमें से नो स्पेलिंग एरर है, बताइए आप लोग। चलिए
नो दे कम्प्लीटली रिले ऑन, बस देखते जाइए इसे, स्पेलिंग आप लोग देखते जाइए। जैसे रिले का स्पेलिंग बिल्कुल राइट है और ऑप्शन देखिए इनमें रिले दिया है रॉन्ग है। और इसे देखिए कम्प्लीटली भी चेक कीजिए, कम्प्लीटली में देखिए डबल एल नहीं होता है लेकिन दिया है। उसके बाद देखिए रिलाई ऑन योर एक्सेसरीज, द कम्प्लीटली रिलाई ऑन योर एक्सेसरीज, तो साथ यहाँ पर देखिए ये डबल, यहाँ पर केवल सिंगल सी दिया है और इसमें साथ एल आई दिया है, इसमें डबल एल दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा पहला ही दे कम्प्लीटली रियली ऑन योर एक्सेसरीज। ऑप्शन ए यहाँ से हम लोग का बिल्कुल क्या सकते हो नो स्पेलिंग एरर वाला सेंटेंस है, तो इस तरह से हम लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक्सेसरीज का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आप बोल सकते हैं गौड़ और आपका अनुषंगी उपासाधक, जिसे सजावटी उद्देश्य किसी मशीन या वस्त्र के साथ क्या होता है संलग्न कोई वस्तु, उसे क्या बोलते हैं एक्सेसरीज बोलते हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47। मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव टू पिक, यानी यहाँ करने का मतलब मिस्टर शर्मा ने अब झांकने के लिए दुकान का क्या क्या खोला, दरवाज़ा खोला। मिस्टर शर्मा ने झांकने के लिए से दुकान का क्या खोला, दरवाज़ा खोला। तो इनमें से क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो राइट मीनिंग वाला वर्ड है वो आप बता दीजिए। तो पिक हो जाएगा ऐसा, तो पिक है, पिक मतलब क्या होता है देखना भी होता है और तिरछी भी देखना होता है, याद रखिएगा। तो मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव टू पिक होता है। यदि आपको इस तरह का मीनिंग से वैकैप पता होगा ना तो आप काफ़ी अच्छे से इंग्लिश का प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी कठिन नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपके जैसे पेपर में सवाल बन रहे हैं और आप जिस तरह से तैयारी की तो बिल्कुल आपके हिसाब से पेपर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से आपको इनकरेक्टली वाला स्पेल्ड वर्ड बताना है। जैसे थंडर दिया है बिल्कुल राइट है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का स्पेलिंग क्या होता है, OBS RE भी होता है मेरे भाई, OBSRVE होता है ना, बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं बताइए। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है निरीक्षण करना, जैसे देखना, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है OBSERVE होता है, OBSERVE होता है। तो इस तरह से देखिए बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और मेरे भाई आपको इंग्लिश में जो 25 क्वेश्चन आएगा ना 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें आपको हर जैसे देखिए हम आपको तरीका बताते हैं करने का। जैसे देखिए चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, जैसे अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, जैसे कि अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, इसका मतलब क्या, जैसे कि एक कुत्ते के लिए कोई आश्रय का घर होता है ना, तो उसको इसके लिए। अब आप देखेंगे हंगर मतलब आप चारों ऑप्शन देखिए, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कैनल देखिए, डैन, बर्ड्स, हंगर, और अब ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे देखिए इनमें से आप कोई भी आपको पता होगा, ये तो कंफर्म होगा। तो हंगर का मतलब क्या होता है आप देखेंगे तुरंत, हंगर का मतलब जो बीमार को रखा जाता है, इमारत होता है बीमार को रखने की इमारत। और बर्न्स का मतलब क्या होता है, तो एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को रखने वाला। और डेन का मतलब क्या होता है, डेन का मतलब होता है जैसे कि शेर, भालू आदि की मादा गुफा, जैसे शेर की और भालू की या किसी मादा की जो गुफा होती है उसे क्या बोलते हैं, डेन बोला जाता है। और कैनल मेरे भाई क्या होता है, कैनल आपका एक कुत्ते के लिए क्या होता है, रखने का घर होता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर करके राइट ऑप्शन पे जाएंगे, तो इससे आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 50। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वाला आपके साथ सिनोनिम्स देखना है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप लोग यहाँ पे आइए जो अंडरलाइन वर्ड है उसको सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, एक प्रकार का पर्यायवाची होता है। जो लाइन का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, जैसे लाइंग होता है ना, ये थर्ड फॉर्म है लाइंग यानी झूठ बोलना, तो इसका क्या हो जाएगा मिसलीडिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मिसलीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे देखिए यदि आपको लाइन का पता है कि झूठ बोलना है, तो यदि इलिमिनेट करना हो तो लाइन का झूठ बोलना क्या क्राइंग हो जाएगा, रोना हो जाएगा, क्या स्टॉपिंग हो जाएगा, क्या फ्रेमिंग हो जाएगा, बताइए। इस तरह से तुरंत आप लोग मिसलीडिंग पे जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए दोस्तों जो भी हम आज यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न करेंगे बिल्कुल ऐसा आपके पैटर्न रहेगा याद, और मैथ के भी साथ जिस तरह से क्वेश्चन हल होगा वैसा ही पेपर में सवाल आपको बनेंगे। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए, बताइए साथियों। अब किन्हीं दो ऑप्शन आपको देखना है, चिन्ह को बदलना है और राइट ऑप्शन लाना है। जैसे हमें पूरा समीकरण हल के लास्ट में 15 लाना है, LHS बराबर आपका RHS आना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग पहला ऑप्शन उठाते, आपको करने का तरीका है ये सवाल, यदि पहला ऑप्शन उठाते हैं तो प्लस की जगह साथी आप लोग भाग करेंगे, भाग की जगह गुणा कर देंगे, सिंपल सा साथी, सिंपल सा। तो चलिए देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन करते हैं हम लोग 63 इक्वल टू
56 पहला ऑप्शन उठाए हैं तो 56 के देखिए बात क्या प्रश्न में दिया, प्लस दिया, लेकिन हमें क्या करेंगे, प्लस को हमें चेंज करना है, किसमें, डिवाइड में कर देना है। तो डिवाइड आपका 88 मेरे भाई, उसका देखिए यहाँ पे डिवाइड दिया 88 के बाद डिवाइड, लेकिन यहाँ पे तो हमें प्लस कर देना है क्योंकि प्रश्न में हमें अब प्रश्न के अब पहला ऑप्शन के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 15 आ गया। तो अब इसे हल कैसे करेंगे आप लोग, 63 बराबर 56 अपान में 88 कर देंगे। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से हल करेंगे तो बराबर आपका 15। जब साथियों आप इसे हल करेंगे तो 15 के बराबर नहीं आ सकता है, काफ़ी कटने में बहुत बड़ा आ जाएगा। आपको ये भी दिमाग लगाना है कि केवल हमें 15 लाना है तो हमें वही ऑप्शन पे जाना है साथियों। यदि हम इसे हल करेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो हम लोग का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन प्लस और इक्वल है, यानी प्लस के इक्वल की जगह हमें प्लस करना है और प्लस की जगह इक्वल की साइन देना है। देखिए जैसे यहाँ पे 63 है, उसको देखिए इक्वल दिया है, इक्वल दिया है तो मेरे भाई इक्वल की जगह देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे। उसका तो 56 है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे क्योंकि प्रश्न में ऐसा दे रखा है। तो उसके बाद 88 डिवाइडेड आपका 88 डिवाइडेड 11। अब देखिए दोस्तों यदि हम यहाँ से क्या करते हैं 1188, हमें 15 लाना है साथी, 88 फिर बराबर आपका यहाँ से 56 और 63। तो क्या बहुत बड़ा नहीं हो जा रहा है, जिससे आप लोग जब आप लोग 63 और 56 जोड़ेंगे कितना होगा, 36 9 56 11 119 बराबर 18 और हमें साथी 15 लाना है। लेकिन तो ये भी हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद साथी ऑप्शन हम लोग सी को देखते हैं। देखिए मेरे भाई ऑप्शन सी को आपको क्या देखना है, देखिए माइनस और आपका इक्वल, यानी इक्वल की जगह माइनस और माइनस की जगह इक्वल करना है। चलिए दोस्त यहाँ पे देखिए 63 आपका दिया है तो 63 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल की जगह हमें माइनस करना है। तो माइनस 56 प्लस आपका मेरे भाई 88, उसके बाद क्या करना है साथी, डिवाइड। अभी मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, माइनस और इक्वल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम है क्योंकि आपका देखिए दोस्तों माइनस प्रश्न में दिया ही नहीं है, केवल आपका इक्वल दिया है। तो इक्वल की जगह हमने माइनस कर दिया, बिल्कुल क्या समझ गया, बहुत अच्छा। उसके बाद डिवाइडेड आपका 11 बराबर आपका 50। देखिए यदि हम लोग बॉडमस के नियम लगाते हैं साथियों तो 63 आपका माइनस 56 प्लस आपका देखिए दोस्तों 11 के जवाब 88 भाग देंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 11 88 हो जाएगा ना, तो यहाँ से इक्वल 15। उसके बाद देखिए आपका साथियों 63 इधर प्लस में है और आपका कलर चेंज करते हैं, आपको बताने बहुत आसान होगा। जैसे देखिए यहाँ पर साथियों प्लस 63 और आपका प्लस 8 है। बॉडमस का नियम करता है कि यदि आप ऐसा प्रश्न हल करते हैं जो किसी नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं देता है तो वो प्लस रहता है। तो यहाँ पे सर देखिए 8 है और 63 है, यदि आप इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, बताइए कितना आ जाएगा आपका, तो 71 आ जाएगा सर। 71 माइनस 56 बराबर 51। यदि सर यहाँ से 71 में से आप लोग 56 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 बराबर 15, देखिए आपका यहाँ LHS बराबर RHS आ गया। तो यानी 15 बराबर 15, ऑप्शन सी हल करने पे हमें इतना बड़ा सा तो मिला है। आप ऐसे हल करेंगे तो पेपर में, तो इसलिए आप सभी से हम इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस बड़ी तगड़ा रखें और पेपर में आप प्रश्न को देखते तुरंत हल कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे देखेंगे आप सोचेंगे, बिल्कुल में टाइम निकल जाएगा, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। याद रखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 52 और इस तरह का सवाल भी आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए 12 60 5 और 14 56 4। तो अब साथियों पहले आपको पहला देखना है किस समीकरण से ये किया होगा कि 12 60 से 5 आया है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए आपको एक तरीका होता है, हमेशा ये तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कुछ करता है तभी ऐसा करता है। देखिए 12 इंटू यदि हम 5 करते हैं तो 60 आ जाएगा, सिंपल सा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 14 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 14 चौका 56। देखिए यहाँ पे 14 चौका 56 यानी 14 4 जा आपका 56। तो अब हमें ऑप्शन भी वही देखना है, ऑप्शन की क्या कौन रहा है। देखिए पहला ऑप्शन आ जाए कि नहीं, देखिए 10 इंटू 10 कीजिए, 10 फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लीजिए, 10 इंटू 10 देखिए 100 बीच में। क्या सिंपल सवाल है, बताइए क्या सिंपल सवाल, ऐसे ही पेपर में आने वाले सवाल है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53। सभी दोस्त बताएंगे 100 से 105 92 113 84 कैसे हल करेंगे। पहले आप लोग इस सेशन को पास करेंगे इस सवाल को, उसके बाद साथ ही आप लोग राइट ऑप्शन हमें बताएंगे। चलिए आपको हम 30 सेकंड के समय दे रहे हैं, उसके बाद साथ ही हम आपको बताते हैं। चलिए बताइए सभी दोस्त, तब से हम लिख लेते हैं 53 आपका 100 हो जाएगा, उसके बाद 105 हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद 92, उसके बाद 113, उसके बाद 84 हो जाएगा। बिल्कुल चलिए बताइए सभी दोस्त,
राइट ऑप्शन। अरे भाई 93 53 नहीं मेरे भाई, 100 से शुरू हुआ है, क्वेश्चन हमने लिख दिया, सॉरी क्वेश्चन हमने लिख दिया भाई, अभी मैं भी कंफ्यूज होता मेरे भाई। बताइए 100 से 105, उसके बाद 92, 113, 84, उसका क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। बताइए जैसे देखिए साथी आपका क्या क्या है यहाँ पे, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। देखिए 100 से यहाँ पे 92 किया है, तो -8 किया है। उसके बाद देखिए ऊपर देखिए 105 से 113 गया, यानी +8 किया है। ऊपर देखिए +8, नीचे आपका -8। फिर देखिए साथियों 92 से लेकर 84 गया, यहाँ फिर माइनस आपका 8 किया। फिर ऊपर देखिए प्लस कर रहा है, तो 113 में यदि +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। क्या ऑप्शन दे रखा है, तो देखिए 53 का डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्या आप लोग समझे? उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे समझ गए होंगे। क्या किया, सिंपल साथियों समीकरण बनाया है कि 100 से 92, एक एक नंबर को छोड़ा से वो भी -8 करते हुए, नीचे -8 तो ऊपर +8 हमने किया है। जैसे देखिए 105 से 113 कैसे +8 करेंगे, फिर 113 से फिर देखिए यहाँ पे नीचे 100 से 92 -8, फिर उसका देखिए 92 से लेकर 84। इतना सिंपल सवाल यदि आपके साथियों मैं अब रीजनिंग आ गया, यदि आप लोग हल नहीं कर पाए तो आपका साथियों मुश्किल होने वाला। अभी भी आपको यदि इस टाइप के सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो भी साथियों आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करने वाला है पेपर में, याद रखिए। तो इसलिए हम अभी से करें, जितने का भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में वो काफ़ी अच्छे से इस तरह का सवाल हल कर ले भाई। अभी भी आपके पास टाइम है जिनका भाई का एग्जाम है। देखिए दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। जैसे देखिए गुणा और प्लस को क्या करना है, आपस में चेंज करना है, यानी प्लस की जगह गुणा करना है, गुणा की जगह प्लस करना है, तो उसका मान क्या आएगा वही हमको आपको बताना है। देखिए 24 × 8 + 6 / 3 - 18, यानी क्या करना है, गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा। चलिए करते हैं। देखिए 24 इंटू दिया है, पहला देखिए इंटू दिया है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, +8, फिर उसके बाद +8, फिर देखिए +8 के बाद फिर क्या दिया, फिर प्लस दिया, तो फिर यहाँ पे हम लोग इंटू लगाएंगे, फिर 6 / 3 - 18। अब हल कीजिए, यहीं पर बॉडमास का नियम लगा दिए, बॉडमास के नियम में पहला आपका डिवाइड होता है, तो यहाँ पे काट दीजिए, 2 आ गया इंटू 8 प्लस आपका 24, यहाँ पे -8। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 24 प्लस आपका 16 - 18, 24 16 कितना होता है, 40, 40 में से 18 घटाइए, आपका 22 आ जाएगा। क्या ऑप्शन दिया, 22। देखिए ऑप्शन ये दिखा है। बस सिंपल सा, तो इस तरह का भी आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं, याद रखेंगे सभी दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 55। नेम्ड को MBLFC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रजोर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इस सवाल को आप लोग हल कीजिए, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल एज इट इज रहेगा। और साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आपके पेपर में ऐसे देगा साथियों, जैसे कि नेम्ड को इतना नंबर लिख देगा, फिर रजोर को कुछ नंबर लिख देगा, और आपका मान लीजिए नेम को कुछ नंबर लिख दिया, और उसमें जैसे आपसे केवल यम का कोड पूछ देगा, केवल एक का कोड पूछ देगा, तो आप इसे कैसे टैकल करेंगे, आप लोग इसको काट के हल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए नेम्ड का आपका कोड दे दिया 4 6 7 8, और रजोर का कोड दे दिया, जितना अच्छा रहेगा उतना नंबर भी रहेगा, 5 6 8, मान लीजिए 4 3। उसके बाद इसी में से पूछ देगा कि बताइए एम का कोड कितना हो जाएगा, तो आपको इसमें से जो कॉमन देखना है उसे कट करना पड़ेगा, तब उसको हल करना है। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो जितने भाई का एग्जाम है वो रट लेंगे, इस तरह का सवाल हल करेंगे। जैसे नेम्ड को यहाँ पे MBLFC लिखा है, तो इस तरह का सवाल हल करने के लिए आप तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे कोड कर देंगे इसका NAMED, NMD का कोड कीजिए, N आपका 14, E आपका 1, M आपका 13, E आपका 5, D आपका 4, इस तरह याद होना चाहिए। उसका देखिए MBLFC, M आपका कितना होता है साथी, कितना होता है बताएंगे तुरंत। M आपका 13 होता है, B आपका 2 होता है, L आपका 12 होता है, और MBLF है, F आपका 6 होता है, और आपका C कितना होता है, 3 नंबर। देखिए दोस्तों 14 से 13 गया यानी -1 किया है, फिर 1 से 2 किया गया +1 किया है, 13 से 12 यानी -1, 5 से 6 +1, 4 से 3 आपका -1। ये श्रृंखला क्या बना है साथियों, देखिए -1 +1 -1 +1 -1, तो इस तरह हमें समीकरण में हल करना है रजोर को। ध्यान देंगे सभी साथी, क्या करा, -1 +1 -1 +1 और -1, ये 5 अक्षर है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके अब हमें क्या करना है, तो पहले याद रखिए माइनस से शुरू हुआ है, तो आप उसी तरह हल करेंगे। ओके दोस्त देखिए
आप यहाँ से हल करेंगे जब रजोर रजोर देखिए आपका यहीं पे हल कर देते हैं, 18 होता है, ए आपका 1 होता है, जेड आपका 26 होता है, और आपका ओ आपका सतु कितना होता है 15 होता है, और आपका आर आपका 18 होता है। तो -1 से शुरू करना है, और यदि हम लोग -1 यहाँ पे करेंगे तो 17 पे कौन होता है क्यू। देखिए क्यू कोई ऑप्शन है, देखिए 3 ऑप्शन है क्यू, यहाँ पे सी हटा दीजिए बिल्कुल। उसके बाद देखिए -1 फिर +1 करेंगे, यहाँ पे यदि हम +1 करते हैं तो एक एक में 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 2 कितने अब बी आता है, तो क्यू बी है किसी में, देखिए क्यू बी आपका ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में, तो देखिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर दे क्योंकि क्यू वाई है। ओके, उसके बाद देखिए 26 है तो -1 +1 -1 करेंगे, फिर -1 26 में से घटाएंगे आपका 25, 25 पे कौन होता है वाई, क्यू बी वाई है किसी ऑप्शन में, क्यू बी वाई देखिए दोनों ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में भी क्यू बी वाई है और आपका ऑप्शन डी में भी क्यू बी वाई है। उसी प्रकार साथियों यहाँ पे 15 देखिए -1 +1 -1 +1 फिर करेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे आपका 16, 16 पे कौन आता है साथी, 16 पे ओ पी आता है, पी आता है, पी आता, तो ओ बी वाई पी है, ओ बी वाई पी देखिए ऑप्शन ए में दे रखा वाई क्यू बी वाई पी है, लेकिन यहाँ पे क्यू दे रखा है तो यहाँ पे और यहाँ पे भी मिला लीजिए, -1 यहाँ पे लास्ट में कर दीजिए, 18 में से घटाएंगे 17 हो जाएगा, तो 17 पे क्यू देखिए क्यू बी वाई पी क्यू, ऑप्शन ए आपका यहाँ से साथी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप लोग समझे साथियों, कुछ नहीं किया था, सिंपल साथियों सबका कोड करके -1 +1 -1 +1 वही सीरीज बढ़ाया था। तो हम लोग रजोर का पूछा था तो हम लोग कोड करके वही साथियों सीरीज को फॉलो कर दिए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 56 बताएंगे 5 से संबंधित 127 है, 6 का संबंध 218 से है, तो 3 का संबंध। यदि आपसे हम एक और बात करें तो पेपर में आप जाने से पहले कम से कम साथियों आप लोग जो आपका स्क्वायर है, क्यूब है, ये तो जरूर याद करके जाएंगे। जैसे आपके यदि आपको याद होगा ना तुरंत आपके मन में क्लिक होगा कि 5 का क्यूब तो भाई 125 होता है, लेकिन यहाँ पे 127 दिया है, तो सिंपल से आप दो जोड़ दीजिए 127 हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 में +2 जोड़ दीजिए 218 हो जाएगा। तो हमसे 3 का पूछा है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 +2 29 हो जाएगा। बताइए क्या ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन ए दे रखा है। क्या कोई दिक्कत हुई, टाइम बचा था, इस तरह आपको दिमाग बहुत अच्छा तरीके से चलाना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। अब दोस्तों ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में दे रहे हैं, ये सवाल आप हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी दोस्त। 115 से 117, फिर 119, 121, 123, बिल्कुल 2 बढ़ रहा है, तो आपको लोग राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए सभी दोस्त। चलिए दोस्त अब आपकी बारी है, मैथ के क्वेश्चन अच्छे से हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी मैथ के क्वेश्चन हमने आपके लिए आज सेट किया है पूरी ईमानदारी के साथ, वही पैटर्न वही प्रश्न साथियों जो आपके पेपर में आएगा, बस नंबर चेंज रहेगा, हल करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, प्रश्न का टाइप वही रहेगा साथियों, बाहर नहीं जाएगा, इससे याद रख रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, क्योंकि दोपहर के 12:30 बजे जो आपका आज से एग्जाम शुरू रहा है उसके आधारित पर और साथियों बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हल कीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए मैथ का। हाँ तो साथियों चलिए, जैसा कि एसएससी एग्ज़ाम पूछती है, जैसा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कोई जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। जैसा हूबहू हम बहुत सारे विद्यार्थी हमारे भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनसे बात करने पे पता चला कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेम हम क्वेश्चन करवा नहीं सकते क्योंकि एसएससी ने मना किया है नोटिस निकाल कर, ठीक है। तो पर उसी टाइप का बस वैल्यू चेंज कर करके हम सेम वैसा ही क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हमारा आज का क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि 8,000, क्या है हमारा क्वेश्चन कि 8,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए कितना, 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा, किसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस रेट बट्टे 100 के पावर टाइम या n-1 कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा है, कर लीजिए, लगा लीजिए। तो आपका CI निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये बराबर हो जाएगा, मूलधन है आपका
8,000 कितना है, 8,000 मूलधन हो जाएगा आपका। फिर है 1 प्लस रेट है आपका 15/100, टाइम कितना दिया है 2 साल -1, ठीक है, निकाल लीजिए यहीं से। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए आपका, ये हो जाएगा हमारा 8,000, ये आपका देखिए 5 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये आपका कटेगा 20 बार में, तो हो जाएगा 1 + 3/20 का स्क्वायर -1, ठीक है। बस कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। तो 8,000, 20 से कम 20 3 23/20 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 8,000, देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, ठीक है, और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 -1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 8,529 है, तो 529 -1 इधर 400 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, डिवाइड बाई 400। चलिए इधर लिखते हैं, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ये बराबर हो गया आपका 8,000 गुणे 529 में से 400 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 129/400। तो देखिए 2 जीरो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 80 बचा, 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, 20 का गुणा 129 में कर दीजिए। तो देखिए 129 दूना होता है आपका 258 होता है, और जीरो है तो जीरो, यानी कि 2580 रुपये क्या हो जाएगा इसका ब्याज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला आपका कि कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट में होता है 1 + रेट बटे 100 के पावर n-1। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा और प्रोसेस ध्यान रखिएगा, सेम इसी तरह करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैनी ने 12,000 रुपये में एक एसी खरीदा, फिर उसकी धुलाई के लिए 400 रुपये का और भुगतान किया, फिर उसे 14,000 रुपये में बेच दिया। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं लाभ हानि से आपके, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रतिशत लाभ हो या आपका प्रतिशत हानि हो, ठीक है। क्या होता है प्रतिशत लाभ या स्लैश या का निशान है, या प्रतिशत हानि, ये बराबर आपका होता है लाभ या हानि, लाभ या हानि बट्टे आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य × 100, ठीक है। अगर आपका प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ लेंगे, अगर प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए मैनी ने भुगतान टोटल कितना किया, तो देखिए उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा आपका, तो 12,000 रुपये तो वो खरीदने के लिए दे रही है, साथ में 400 रुपये और दे रही है उसके धुलाई के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 12,400, ठीक है। तो उसका जो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 12,400। तो उसका सेलिंग प्राइस हम लोग देखते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना दिया है, वो दिया है 14,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो हमारा ये जो प्रॉफिट बराबर होता है वो कितना होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना। तो चलिए सेलिंग प्राइस कितना है आपका, सेलिंग प्राइस है आपका 14,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 12,400, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1,600 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट कितने का होगा 1,600 रुपये का। तो हमसे पूछा क्या है प्रतिशत लाभ, क्या पूछा है प्रतिशत लाभ, तो लाभ उसको कितने का हो रहा है 1,600 का लाभ हो रहा है, कितने पे 12,400 पे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। चलिए करते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, मतलब 400 बार में, ये कटेगा 4 तो यहाँ 12 31 बार में, यानी कि हमारा 400 बट्टे
31 आया। ठीक है, 400/31 है। सॉल्व करते हैं तो देखिए 31 से 40 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 9 और 0 90 हो गया। अब 31 दूना 62, 31 3 93, 13 बार में जाएगा नहीं, मतलब 2 बार में ही जाएगा, तो 31 दूना 62। ठीक है, तो 90 में से 62 गया तो आपका शेष 28 बचा। पॉइंट लगाएंगे तो बनेगा 280। 280 तो 31 गुणे 9 होता है आपका 279, क्योंकि 3 9 27, 270 होता है 30 गुणे 9, और साथ में आपका 31 है तो हो जाएगा 279, तो 12.9% के लगभग। ठीक है, तो है कोई ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो प्रोसेस आप लोग बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि अनीता ने 120 में से 36 अंक प्राप्त किए, लेकिन बाद में उसके शिक्षक ने क्या किया, 6 अंक और बढ़ा दिए। तो बताइए उसके प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? बताइए उसके प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए जब भी किसी भी मतलब अंक में कितना बढ़ेगा, जितना अंक बढ़ेगा उसी के हिसाब से उसका प्रतिशत भी बढ़ेगा। यही चीज़ है ना, जितना अंक घटेगा या बढ़ेगा उसी के हिसाब से उसके प्रतिशत में वृद्धि और कमी भी आएगी। तो देखिए कितना नंबर बढ़ा रहा है, 6 नंबर बढ़ा रहा है, तो यही 6 नंबर के बढ़ने से जितना प्रतिशत बढ़ेगा वहीं उसके प्रतिशत में वृद्धि होगी। तो बस इसी 6 नंबर का ही हम प्रतिशत क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 120 में से 6 नंबर कोई पा रहा है तो उसका कितना प्रतिशत होगा, या 120 का कितना प्रतिशत 6 है। तो इस टाइप का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जितने में से निकालना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 20 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे ये 5 बार में, यानी ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 5% की। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से करेंगे, देखिए क्या है बस इसमें कि जितने अंक की वृद्धि होगी उसी अंक का प्रतिशत ही उसके अंक में बढ़ेंगे, तो हम सीधे अंक का ही प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 12 माह में 2400 हो जा रही है। बताइए वह वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है इसमें, पी प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना दिया है आपका 2000। ठीक है, टाइम कितना दे दिया है, टाइम दिया है 12 महीना, 12 माह या 12 महीना, इसको कन्वर्ट कर दीजिए साल में तो ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष। ठीक है, अमाउंट या मिश्रधन कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 2400। कितना हो जा रहा है वो 2400 हो जा रहा है, तो बताना है। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपका 2400 है, प्रिंसिपल कितना है 2000 है, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 400। सिंपल सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम डिवाइड बाई 100, यही होता है ना। चलिए रख दीजिए वैल्यू, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है निकल के आया 400 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000, और रेट निकालना है, टाइम 1 साल बट्टे 100। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा अगर हम लोग आर की वैल्यू को निकालना चाहे। तो देखिए कितना बन जाएगा 400 गुणे 100 बट्टे 2000। तो देखिए 3 जीरो से क्या होगा 2 1 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 40 को तो ये 20 बार में, यानी रेट हमारा कितना आया 20%, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक दुकानदार अपने माल पर
20% का लाभ अर्जित करता है और चोरी के दौरान वह अपना 20% माल गंवा देता है, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एक ही सामान पे लाभ और हानि दोनों हो रही है, जैसे कुछ का लाभ हो रहा है कुछ का हानि हो रहा है, तो अगर उसका ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो उस दशा में सदैव उसको हानि ही होती है। क्या रहती है? उस दशा में उसको सदैव हानि ही होती है। ठीक है, तो अगर उसको हानि हो रही तो इसके निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होगा। तो हानि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? यदि क्या है कि यदि क्या हो रहा है कि x% का लाभ भी हो रहा हो सामान पे और साथ के साथ x% का हानि भी हो रहा हो। ठीक है, क्या x% का लाभ और x% का हानि हो रहा है, तो उस दशा में ओवरऑल जो आपका संपूर्ण या ओवरऑल उसका होगा, उस दशा में सदैव हानि ही होगी। उस दशा में सदैव क्या होगी? हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी? यदि x% लाभ और x% हानि हो रहा है, तो जो हानि होगा वो होगा x²/100, इतना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है, तो ओवरऑल जो उसको हानि होगा वो कितना होगा? तो वो होगा हमारा 20² डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 20² कितना होता है? 400/100, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4%। ये क्या होगा? उसको हानि होगा। ठीक है, तो 4% की हानि उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन से है। क्या है? 13 सेंटीमीटर लंबाई, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, घनाभ आपका कुछ इस शेप में रहता है। कोई क्या है? ये मान के चलिए कि ये कोई क्या है आपका? ये कोई घनाभ है। ठीक है, ये क्या है आपका? फिगर थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, सही से बन नहीं रहा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा समझ लीजिए, ये क्या है? घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ का जो सबसे लंबा वाला विकर्ण होगा, अगर इसको हम ए दे दे, इसको बी दे दे, इसको सी दे दे, इसको डी दे दे, इसको ई दे दे, इसको एफ जी एच दे दे, तो जो ए से जी तक मिलने वाला लंबा लाइन होगा वहीं क्या होगा? इसका सबसे लंबा वाला विकर्ण होगा। ठीक है, और सबसे लंबे विकर्ण की जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा डायगोनल का, कि लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ या चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और ये सब किस में रहेंगे? आपके अंडर रूट में होते हैं। कैसे होंगे ये सब? अंडर रूट में। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो d बराबर हो गया हमारा अंडर रूट, लेंथ कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई या 11 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 20 का स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये d बराबर हो जाएगा, देखिए जोड़ दीजिए 169 और 121, 69 21 आपका होता है 90 और 100 200, 290 और 400 690 टोटल आया। ठीक है, 690 आया, अंडर रूट 690। अब देखिए 690 आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसी के आसपास वाला कोई स्क्वायर देखते हैं। तो 690 के पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 676, और ये किसका स्क्वायर है? ये है आपका 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर पता चला, तो साथ में हम लोग शायद 27 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो 27 का स्क्वायर होता है आपका 729। कितना होता है? 729। ये किसका स्क्वायर है? ये है आपके 27 का। ठीक है, तो देखिए अब आपका 690 क्या होगा? इसी के बीच में ही लाई करेगा, यानी जो इसका जो अंडर रूट आया वर्गमूल आएगा वो कुछ 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब देखिए 26 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन एक ही है इसमें। ठीक है,
26 पॉइंट वाला, 26 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, इस तरह से स्मार्ट तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, यदि A/B बराबर है आपका 3/2, B/C बराबर 7/5, C/D बराबर 10/3, तो A/D किसके बराबर होगा। सिंपल सा निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, A/B सबको एक साथ ही लिख लीजिए, C और साथ में D। अब देखिए A और B के बीच में कितना रेशियो है, 3 और 2 का। B और C के बीच में कितना है, तो 7 और 5 का। C और D में कितना है, 10 और 3 का। ठीक है, एक सीधा सा लाइन खींच लीजिए। ठीक, अब क्या कीजिए, देखिए कंबाइंड रेशियो निकलने के लिए या तो आपको तरीका पता होगा, पहले 3 आएगा, फिर 3 का गुणा 7 में करेंगे, फिर 7 का गुणा 2 में, ऐसे तिरछे तिरछे गुणा होते जाता है ना। तो वो समझने से अच्छा है क्या करते हैं हम लोग, सीधे ऐसे लाइन में लिखे हैं, उसके बाद जिस अंक के बाद खाली स्थान बचा है बस उसी अंक को क्या करते जाइए, लिखते जाइए। जितने बार स्थान जगह खाली है उतने को भरते जाइए। तो 2 के बाद यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे 2, D के नीचे भी खाली है तो यहाँ भी 2। ठीक, आइए नीचे। अब देखिए 7 से पहले जगह खाली है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 7 5 के बाद जगह खाली है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, इसी तरह बस लिखते हैं। फिर नीचे आइए तो 10 के पहले 2 स्पेस खाली है तो यहाँ पे रख दीजिए उसी को। जिस संख्या का पहले या बाद में जगह खाली रहेगा उसी संख्या को क्या कर दीजिए, आप रिपीट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि A और D किसके बराबर, यानी A/D पूछा है। तो एक बार A वाले को लिखिए, फिर रेशियो के आगे D वाले को। ठीक, तो लिखते हैं, तो A वाले को लिखेंगे तो आप 3 × 7 × 10, और रेशियो D वाले को लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 × 5 × 3। ठीक, तो देखिए 3 से 3 कट गया, 5 दूना 10 इधर, 10 इधर, बचा कितना इधर 7, और इधर सब कट गया, यानी कितना बचा 1। तो उत्तर इसका कितना हो जाएगा, 7/1 है कोई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1800 रुपये को A और B के बीच क्रमशः 2/3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताइए इसमें A का हिस्सा कितना होगा। ठीक, तो कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कैसे निकालते हैं, तो देखिए 1800 दिया है, पहले A और B का रेशियो देखते हैं हम लोग। तो A और रेशियो B कितना है आपका, 2/3 है। ठीक, यानी ओवर टोटल वैल्यू कितनी है, तो ये आपका टोटल वैल्यू कितना होगा, रेशियो को हम जोड़ दें तो ये हमारा निकल के आता है कितना, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट निकल के आया है। अब इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको एक क्वेश्चन में, तो ये जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपके, 1800। टोटल 1800 ही है ना, 1800 को ही ना हम बांटे हैं 2 और 3 के अनुपात में। तो देखिए, तो अनुपात को जोड़े तो 5 यूनिट निकल गया, और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1800। तो A की कितनी वैल्यू है, A की वैल्यू है आपकी सिर्फ 2 यूनिट। तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1800/5। तो हमको निकालना कितने का है, 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा आपका ये 1800/5 × 2 कर लीजिए। तो देखिए काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 3 बचा 0, 5 छक्के 30, 360, और 360 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनता है आपका 720 रुपये, यानी A को कितना मिलेगा, 720 रुपया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 6 के पहले 4 गुणकों का औसत क्या होगा। ठीक, ये सीधा सीधा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले पे ही ये क्वेश्चन है। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि यदि n क्या, यदि n के पहले, याद रखिएगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, ये जो पहले लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें।
ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपके किसी शिफ्ट में आया था, याद नहीं आ रहा किस शिफ्ट में, पर ऐसा क्वेश्चन एक पूछा था। ठीक, कैसे है, यन के पहले यम गुणकों का औसत, क्या एम गुणकों का औसत। अब गुणक जानते हैं ना आप लोग क्या होता है, गुणक का मतलब जैसे कह दे कि आपसे कि 5 के पहले 4 गुणक बताइए, तो 5 के पहले 4 गुणक क्या होंगे, 5 का 4 बार तक पहाड़ा पढ़ दीजिए, सीधे वहीं उसके गुणक निकल जाएंगे। तो 5 गुणे 1 पहला गुणक हो जाएगा, 5 गुणे 2 ये दूसरा गुणक हो जाएगा, 5 गुणे 3 ये तीसरा गुणक हो जाएगा, और ये 5 गुणे क्या आपका 5 गुणे 4 ये आपका चौथा गुणक हो गया। ठीक, तो यही होता है सिंपल सा गुणक, क्या 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3 और ये 5 गुणे 4, यही क्या हो जाएगा 5 के पहले 4 गुणक। तो देखिए ऐसे गुणक निकालते हैं हम लोग, और हमसे पूछा क्या है, औसत निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है n के पहले यम गुणकों का औसत, तो n के पहले m गुणकों का औसत निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए एवरेज या औसत बराबर n, ब्रैकेट में होता है आपका यम प्लस 1/2, और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, एकदम आराम से आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कंपेयर कर लीजिए, n के बदले क्या दिया है 6, तो 6 रख दीजिए, पहले 4 पहले यम, तो यम के बदले क्या आ जाएगा आपका 4 + 1/2 कर लीजिए। तो 6 गुणे 5/2, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी जो 6 के पहले 4 गुणक होंगे उनके औसत कितने होंगे 15। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अब फिर से। तो अगला क्वेश्चन, और ये देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पेन के बॉक्स का क्रय मूल्य 400 रुपया है, यदि दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% का बट्टा दे दिया हो, क्या कर दिया हो 10% का बट्टा दिया हो। बट्टा का मतलब क्या होता है छूट देना। ठीक है, बट्टा का मतलब क्या होता है छूट देना। तो अगर 10% का छूट दिया तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है कितना आपका 400। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है आपका 400, तो दुकानदार ने 10% का छूट दे दिया है, तो जो विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना होगा 400 में से अगर हम लोग 400 का क्या कर दें 10% माइनस कर दें, तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 400 - 400 का 10% कितना आता है 40, या निकालना हो तो निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं 400 गुणे 10 और बट्टे 100। तो देखिए 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आया आपका सीधे 40 ही आया। तो 400 - 40 तो घटा देंगे तो 360 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए जैसा आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जिस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ये सब क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू चेंज करके और क्वेश्चन वैसा ही करवाएं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाकी मन से पढ़ते रहिए, और जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी धन्यवाद।